अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कुरुलिश उस्मान की किस्त नंबर 129 और 130 के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के तबसरों, तज्जियों और ख़बरों के साथ रोशनी लाइट चैनल की तरफ से खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान की सेकंड लास्ट किस्त भी रिलीज़ हो चुकी है, जो कि किस्त नंबर 129 थी और इसकी आखिरी किस्त की भी शूटिंग हो गई है। लेकिन इन दोनों पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी पिछली वीडियो जो कि बैफ्यूज की जंग के बारे में थी, तो इसमें बताई गई तारीख के एक हिस्से की वजाहत करना चाहूंगी, जिसके बारे में मद्दाह मुझ पर एतराज कर रहे हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि बैफ्यूज की जंग के बाद निकोमीडिया के आसपास रहने वाले यूनानी किसानों को उस्मानी जंगजू उनकी फसलें इकट्ठी नहीं करने देते थे, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में यूनानी किसानों ने बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सल्तनत को परेशानी हुई और इन किसानों को भी। तो कुछ लोगों ने ये पॉइंट उठाया है कि क्या उस्मानी जंगजुओं का ऐसा करना गलत नहीं था। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में मैं ये वजाहत करना चाहूंगी कि आप उस दौर की तारीख को आज के दौर में जब अक़वाम मुत्तहिदा कायम है और इंसानी हकूक का शोर मचा मचा कर हम जिस परस्तों तक को उनके हकूक मिलना शुरू हो गए हैं, तो वो दौर इस दौर से बहुत मुख्तलिफ था। उस दौर में ऐसा नहीं था और माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कानून चलता था। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि उन यूनानी किसानों पर इस्लाम पेश किया गया हो और उनकी तरफ से इनकार पर उन्हें इन इलाकों से इसलिए निकलने पर मजबूर किया गया हो ताकि एशियाई कूचा के दूर दराज इलाकों से सफर करके आने वाले तुर्क कबीले जो मुसलमान भी थे, उनकी रिहाइश के लिए जगह खाली की जा सके, क्योंकि बहरहाल इन जमीनों पर गैर मुस्लिम दुश्मनों से ज्यादा मुसलमान तुर्क कबीलों का हक था, क्योंकि उस्मान गाजी की इमारत के आसपास के इलाकों में मुसलमान तुर्क अगर आबाद होते या फिर दुश्मन सल्तनत के वफादार गैर मुस्लिम किसानों का रहना बेहतर था, तो उन गैर मुस्लिम यूनानी किसानों को वहां से निकालना जंगी नुक्ता नजर से भी दुरुस्त था कि उस्मानी इमारत की हिफाजत के लिए इसकी सरहदों के आसपास मुस्लिम तुर्क कबीले रहते, न कि दुश्मन बाज़ंतीनी सल्तनत के वफादार यूनानी किसान। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी और जान ले कि अल्लाह ताला इस जमीन में हुकूमत का हक सिर्फ उन मुसलमानों को देता है जो कि उसके फर्माबरदार हों। आप में से जिन लोगों ने कुरान का तर्जमा पढ़ रखा होगा वो जान रहे होंगे कि मैं ये बात कुरानी आयात की रोशनी में ही कह रही हूँ। तो उस वक्त के उस्मानी जंगजुओं ने जो कुछ किया वो दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ही किया। और अब अगर किस्त नंबर 129 की बात करें तो ये एक दरमियानी सी किस्त थी और हैरत अंगेज बात यह कि कॉनर रैल्फ को भी चंद डायलॉग्स दे दिए गए थे जहर कोताई और बोरान के साथ एक सीन में, लेकिन मुनासिब था कि उस्मान बे के साथ खाना खाने के सीन में भी इनके कुछ डायलॉग्स शामिल होते, क्योंकि आखिर में जब सब आल्प्स उठे तभी मालूम हुआ कि अच्छा यहाँ तो कॉनर रैल्फ भी थे। और जॉर्ज मोज़लान के मामले में महमद बोज़दैग ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया और हम रोते हुए कैमरे की तरफ हाथ ही हिलाते रह गए कि 180 डिग्री की कलाबाजी खाकर टेकफोर वॉलेंस को बदलकर उसी को मोज़लान बना दिया गया। मेरे ख्याल में इस अदाकार को मोज़लान इसलिए दिखा दिया गया कि महमद बोज़दैग की आदत है कि जब भी किसी नए किरदार को कुरुलिश उस्मान में दिखाते हैं तो एक या दो किस्तों में इसे जो किरदार दिया गया होता है, इसे अगर मद्दाह पसंद करते हैं तो उसका किरदार फिर बढ़ा दिया जाता है। ये तरीका कई अदाकारों के साथ आजमाया जा चुका है और सच्ची बात तो यह है कि टेकफोर वॉलेंस की अदाकारी बहुत मजबूत है और वो बैफ्यूज जैसी मशहूर ज़माना जंग में बाज़ंतीनियों का कमांडर बनने के लायक है। और अच्छी बात है कि बैफ्यूज की जंग के मामले में महमद बोज़दैग असल तारीख, प्लॉट और सीन्स को पेश कर रहे हैं। कमी है तो सिर्फ तारीखी किरदारों की, जो कि इस सीरीज से मिसिंग है, यानी कि सामसा चाउश, कोसे मिहाल, तुर्गुत आल्प, आकचा कोजा और आय दुगदू वगैरह। अगर तारीखी किरदारों की कमी भी पूरी हो जाती तो ये सीरीज एपिक होती। और मद्दाहों की तरफ से इस जंग में औरतों की भरमार की वजह से बहुत तनकीद हो रही है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगी कि इस बार कुरुलिश उस्मान के इस सीजन में औरतों को इस सीरीज में क्यों इतनी ज्यादा जगह दी गई है और कुरुलिश उस्मान की टीम इतनी तनकीद के बाद भी क्यों बाज नहीं आ रही। और जहां तक जंगों की बात है तो अब तक सीजन 2 की पहली जंग अब तक की दिखाई गई सब जंगों पर भारी है। उस जंग में औरतें कहाँ थीं और बैफ्यूज की जंग में तारीखी तौर पर औरतें कब थीं? तो सवाल ये है कि क्या ये जंग बैफ्यूज की जंग नहीं होगी और ये वो छापा मार कार्रवाई होगी जो बैफ्यूज की जंग से पहले बाज़ंतीनी दस्तों पर उस्मान बे और उनके जाबाजों ने की थी? तो ये तो हमें अगली किस्त देखकर ही मालूम होगा। और नाज़रीन इकराम, आखिरकार मंगोल भेड़िया मारा गया, सबसे बेहतरीन और माहिर मंगोल कमांडरों में से एक, जो कि उस्मानियों के रास्ते का कांटा था और बाज़ंतीनों का इत्तेहादी था और इल्खानी सल्तनत की नज़र में गद्दार था।
شروع میں اس کا کردار بھی مضبوط تھا، لیکن پھر قرلش عثمان کی روایت کے مطابق چند قسطوں بعد ہی یہ بھی اپنی 40,000 کی فوج کے باوجود کمزور ہوتا گیا اور بالآخر عثمان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اب ناظرین اکرام چلتے ہیں قرلش عثمان کے حوالے سے کچھ اہم خبروں کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملعون خاتون کے بارے میں، جن کے جانے کی خبر کے بعد بزدیک اور قرلش عثمان پر تنقید اور تبصروں کی گرد اڑی ہوئی ہے، جسے بیٹھنے میں وقت لگے گا اور اگلے سیزن تک مداحوں کا غصہ کم ہو چکا ہوگا۔ ویسے مجھے اگلی قسط کے ٹریلر میں جب عثمان بے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا اعلان کرتے ہیں، تب اورحان کو بن ماں کے دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ جس کانفیڈنس کے ساتھ علاؤدین اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا، اورحان اس طرح نہیں تھا۔ ایک بچے کے لیے اس کا اعتماد اور بھروسہ صرف ماں ہی ہوتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ملعون کے کردار کو بالکل ختم نہ کیا جائے۔ اور دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ ماں باپ کی قسمت بچے کو مل گئی۔ محمد بزدیک کا شکریہ کہ ملعون اور عثمان دونوں بن ماں کے دکھائے گئے اور یہی اب ان کے بچے کی قسمت بنا دی گئی ہے۔ بہرحال آخری قسط آنے والی ہے اور اس معاملے میں ابھی تک پہلے ٹریلر میں تو کچھ نہیں دکھایا گیا کہ ملعون خاتون کا انجام کیا ہوگا اور کیا اسے شہید کیا جائے گا یا پھر کہیں بھیج دیا جائے گا، یا پھر چند ماہ کے ٹائم جمپ کے بعد عثمان غازی کے کسی اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے مار دیا جائے گا۔ اور اس بارے میں بھی کچھ بھی کنفرم نہیں کہ پھر باقی بچے کیسے عثمان غازی کے دکھائے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا ملعون خاتون کا کردار دوبارہ سے اس سیریز میں شامل کیا جائے گا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ترک صحافی نورلان نے یہ خبر دی ہے کہ ملعون خاتون کے کردار کے لیے اداکاراؤں سے رابطے جاری ہیں اور اب تک 3 اداکاراؤں سے رابطہ کیا جا چکا ہے، جن میں سیفدا ارگنجی، توبہ بیوسکستون اور براق کی بیوی فہریہ ایوچن شامل ہیں۔ ان میں سے فہریہ ایوچن نے تو فوراً ہی انکار کر دیا ہے اور خبر کے مطابق اسے منانے کی کوشش چل رہی ہے، لیکن فہریہ کا اس وقت دوسرا بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس وجہ سے وہ مان نہیں رہی، اور اب 90% چانس ہے کہ باقی 2 اداکاراؤں میں سے کوئی ایک ملعون بنے گی۔ ان میں سے ناظرین اکرام سیفدا ارگنجی تو اوینش بیوک سلجوقلوں میں ترنا خاتون بن چکی ہے اور مجھے تو وہ بالکل بھی نہیں اچھی لگی۔ باقی رہی توبہ بیوکستون تو وہ ترکی کی ہائیلی پیڈ اداکارہ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کردار کے لیے مانتی ہے یا نہیں۔ اور ایک اور ان کنفرم نیوز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کائرہ زیبجی جو کہ الپرسلان میں سفیریہ خاتون بنی ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے سننے میں آیا ہے کہ وہ نئے سیزن میں اورحان غازی کی بیوی ہولوفیرا بنے گی۔ لیکن ناظرین اکرام مجھے یہ خبر درست نہیں لگتی، کیونکہ ہولوفیرا ایک سائیڈ رول ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کائرہ نہ کرے۔ اور ویسے بھی یوں تو ینال بے کے بارے میں بھی خبر ملی تھی کہ وہ قرلش عثمان میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور ہولوفیرا کے کردار کی اگر بات کی جائے تو اگر کائرہ کو لینا ہی ہے تو فاطمہ خاتون کے کردار میں وہ زیادہ بہتر رہے گی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو بہرحال ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔